दोस्तों, एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिसने इतिहास में हमेशा ही वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रखे हैं। आज से लगभग 150 साल पहले तक वैज्ञानिक यही माना करते थे कि एनर्जी और मास यह दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है और इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। और शुरुआती दौर में इसी ख्यालात के चलते कई बेहतरीन सिद्धांत फिजिक्स में जोड़े गए। पर फिर जब साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक जीनियस व्यक्ति ने E=mc² का फॉर्मूला इजाद किया, तब दुनिया को समझ में आया कि आखिर एनर्जी और मास यह दोनों एक दूसरे से कितना डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अब किसी भी महान वैज्ञानिक द्वारा इतना बड़ा खुलासा करने पर लोग सवाल तो उठाते ही हैं, पर आइंस्टाइन हर सवाल का जवाब अपने साथ लेकर आए थे और हर एक गुत्थी को सुलझाने के बाद पूरी दुनिया ये मानने लगी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बात को जानने के बाद हर क्यूरियस दिमाग में यह सवाल आता है कि जिस तरह से ब्रह्मांड में मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, क्या उसी प्रकार हम एनर्जी को भी किसी मास वाले मैटर में बदल सकते हैं? अब इस सवाल को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। और अगर प्रेडिक्ट कर चुके हो तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं फिजिक्स यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अननोन फैक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम करता कैसे है और कैसे कुछ पार्टिकल्स आपस में काम करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यूं तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डीपली समझाने पर आऊं तो फिर आपके लिए ये वीडियो उस बात को समझने के लिए छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए चलिए एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे देते हैं और इसे आसानी से आपके भेजे में डाल देते हैं। आमतौर पर जब हमारे ब्रह्मांड में एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उन दोनों के कोलिजन से वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देते हैं या कहें कि एनाइलेट कर देते हैं। लेकिन उन दोनों के इसी टकराव के बाद एक एनर्जी निकलती है, छोटी मात्रा में ही सही पर निकलती जरूर है। और इसी से ये बात प्रूव होती है कि कैसे मास अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। इस एग्जांपल में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के पास अपना अपना मास था और वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने प्रोसेस सस्टेन भी कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों का टकराव हुआ तो उन दोनों ने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया, लेकिन साथ में एनर्जी की उत्पत्ति भी की, जिसका मतलब कि उन दोनों का मास इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में चेंज हो गया और E=mc² इसी मैसेज को कन्वे करना चाह रहा था। हमारी धरती पर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आपस में टकराकर ऐसी एनर्जी यूजुअली क्रिएट करते रहते हैं और बाकी जो लोग इस बात को विटनेस नहीं कर सकते उनके लिए तो साक्षात हमारा सूर्य अंतरिक्ष में विराजमान है, जो हर सेकंड में, जी हाँ, हर सेकंड के बीतने पर अपने लगभग 4.26 मिलियन मेट्रिक टन के मास को तकरीबन 384.6 सेप्टिलियन वॉट्स के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और सूर्य द्वारा छोड़ी जा रही इसी सोलर और लाइट एनर्जी का सिर्फ कुछ हिस्सा ही हमारी पूरी धरती के इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल को सक्सेसफुली सर्व कर पा रहा है। और यकीन मानिए, अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए ही दुनिया के हर कोने से सूर्य हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया तो धरती में जीव जंतुओं की जीवन शैली पर इतना भयानक असर पड़ेगा कि सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में ही काफी पक्षी एवं जानवर अपना दम तोड़ देंगे और कई खेत तबाह हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, इतनी ताकत हमारा सूर्य हर एक सेकंड अपने अंदर से फेंकता है और इस ऊर्जा का सिर्फ एक ही कारण है और वो है सूर्य का ही अपना वजन। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग यह विटनेस करते आए हैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्या इसी प्रोसेस को रिवर्स करके हम लोग यह मान सकते हैं कि एनर्जी को भी रिवर्स फंक्शनिंग करके मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? अब इस बात में दम तो है, पर आखिर इस बात का पता कैसे लगा पाएंगे कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? ये बात बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि किसी एनर्जी सोर्स को इस तरह से मैनिपुलेट करके अपने इशारों पर नचाना अभी हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि हम लोग किसी भी रहस्य को रहस्य रहने नहीं दे सकते और इसी परिकल्पना को हकीकत में बदलने के लिए साल 1946 के आसपास
ग्रेगोरी ब्राइट और जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने एक ऐसा हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने पेश किया जिसके हिसाब से उन्होंने ऐसा प्रूव करने का दावा किया कि अगर उनके इस एक्सपेरिमेंट को रियल वर्ल्ड में किया जाए तो लिटरली एनर्जी से मास क्रिएट किया जा सकता है। और एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में इस हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट को ब्राइट एंड व्हीलर एक्सपेरिमेंट या ब्राइट एंड व्हीलर प्रोसेस के नाम से भी काफी पॉपुलैरिटी मिली। ब्राइट और व्हीलर के हिसाब से अगर हम लोग किन्हीं दो फोटोन्स को एक दूसरे से कोलैप्स करवाएंगे तो उससे निश्चित तौर पर किसी ना किसी मैटर का जन्म होगा। अब अफसोस कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर रिसर्च तो बहुत करी थी, पर संसाधनों के अभाव के चलते वो कभी भी इसको प्रैक्टिकली पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाल ही में ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में उनके द्वारा लिखे गए इस एक्सपेरिमेंट को हकीकत में करने की कोशिश की गई है और इससे जो रिजल्ट निकला वो आपके होश उड़ा देगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोज वगैरह पे भी। और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। जैसे कि आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। और डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? दरअसल बीते कुछ सालों में इस एक्सपेरिमेंट में रुचि दिखाते हुए ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी ने उन दोनों वैज्ञानिकों की परिकल्पना को हकीकत बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को सही सलामत सफलतापूर्वक करने की कंडीशन यह थी कि इन फोटोन्स को किसी गामा रे लेजर की मदद से एक दूसरे पे शूट किया जाए। यहाँ पर गामा रे लेजर को इतना स्पेसिफिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि गामा रे लेजर से शूट किए जाने पर फोटोन्स की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर भी इसका काफी असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन तब के जमाने की क्या ही बात की जाए, बल्कि आज भी वैज्ञानिकों द्वारा किसी गामा रे लेजर को बनाया जाना असंभव है और आगे आने वाले कुछ वक्त में तो इस आविष्कार के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस मुसीबत की वजह से सबके चेहरे पर हल्की फुल्की निराशा तो आ ही गई थी, पर वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती को ठुकरा देना उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती होती है और इसीलिए उन दोनों एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने गामा रे लेजर से शूट किए जाने वाले फोटोन्स का भी एक अल्टरनेटिव सुझाव दिया था। उन दोनों ने यह सुझाव दिया था कि अगर हम लोग बहुत ही भारी और एनर्जाइज्ड आयंस को एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करवाएंगे तो शायद उनकी एनर्जी किसी वर्चुअल फोटोन की तरह एक्ट कर सकती है और ऐसे सिचुएशन में उन दोनों के नियर कोलिजन से किसी मैटर के बन पाने के काफी चांसेस है। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने इस डिटेल पर गौर किया और आयंस की मदद से ही आगे के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने एक लूप में कई आयंस को एक दूसरे से नियर मिस एंगल पर शूट किया और उन सब को कुछ इस तरह से एक्सेलरेट किया कि उन सभी की स्पीड लाइट की स्पीड से काफी हद तक मेल खा रही थी, जिसकी वजह से उन आयंस के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि उस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे वहां पर कोई वर्चुअल फोटोन रख दिया गया हो और इन फोटोन्स को वर्चुअल इसीलिए कहा गया क्योंकि असली लाइट पार्टिकल फोटोन्स का कोई मास नहीं होता, पर उन वर्चुअल फोटोन्स का मास था और इसी वजह से सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। हालांकि काफी टेस्टिंग करने पर वो बिल्कुल एक एक्चुअल फोटोन की तरह ही एक्ट कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को यह निश्चिंतता हो गई कि इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए वो वर्चुअल फोटोन्स पूरी तरह से रेडी थे।
और अब आते हैं फाइनल एक्सपेरिमेंट पर। जब नियरली लाइट की स्पीड वाले उन आयंस की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास से गुजर रही थी तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा था जैसे एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन रहा हो, जिसका मतलब कि इन वर्चुअल फोटॉन्स की मदद से ब्राइट और व्हीलर की थियरी दशकों बाद सही निकली और फाइनली यह निष्कर्ष निकाला गया कि आइंस्टाइन की मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली थियरी अगर रिवर्स कर दी जाए तो वास्तविकता में किसी एनर्जी को भी मास में बदला जा सकता है। जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सामने से देखा उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लगभग 6000 इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर ऑब्जर्व किए गए और इस डिटेल को विज्ञान के इतिहास में एक माइलस्टोन के रूप में देखा गया। लेकिन भले ही यह एक्सपेरिमेंट सफल क्यों ना हो गया हो, पर इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता कि वो सभी वर्चुअल पार्टिकल्स थे और वो सब एक्चुअल फोटॉन्स नहीं थे। और हमें एक्चुअल फोटॉन से इस पहेली का जवाब जानने के लिए उस समय तक रुकना होगा जब तक इंसानियत किसी गामा रे लेजर को नहीं इन्वेंट कर देती है। लेकिन आज की गति और आविष्कारों को देखते हुए मानव जाति जिन जिन समस्याओं का सामना कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई भी गामा रे लेजर कुछ 100 सालों के अंतराल से पहले तो शायद ही बन पाएगा। लेकिन इस बात से सच्चाई को कोई भी नकार नहीं सकता कि वैज्ञानिक हमें हैरान कर चमत्कार की सौगात देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। क्या पता ये 100 साल का समय 10 साल में ही आ जाए और हम लोग सच्चाई को दोबारा अपनी आंखों से देख सके। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या असली फोटोन से भी वही रिजल्ट आएगा जो वर्चुअल पार्टिकल से हमें देखने को मिला? हाँ या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।